हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑलिव पोर्ट। आई एम पूजा और आज हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स। 7 अप्रैल टू 12 अप्रैल हमने जो भी करंट अफेयर डिस्कस किए हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट डिस्कस किए हैं, उन पे बेस्ड आज हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। आज हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं पहले वो देख लेते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीक में जो भी हमने इंपॉर्टेंट डेज सेलिब्रेट किए हैं उनकी थीम, कोई भी पर्सन किसी भी वजह से न्यूज़ में थे उन सारे पर्सनस को हम देखेंगे। फिर हम बात करेंगे बैंकिंग न्यूज़ के बारे में, जो भी एग्रीमेंट साइन हुए हैं, मर्जर हुआ है, एमओयू साइन हुए हैं या किसी बैंक ने कोई नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। और वीडियो के एंड में होगा क्विज। इसमें आपको 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और इन क्वेश्चंस का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं अपने स्कोर के साथ। ठीक है, वीडियो के एंड में क्वेश्चन ऑफ द डे भी होगा जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। तो बेसिकली कमेंट में आप क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर और अपने स्कोर को हमें बताएंगे। क्लियर। अब हमारा ये जो वीकली करंट अफेयर्स की क्लास है ये आपके सभी के सभी बैंकिंग एग्जाम, आप जितने भी बैंकिंग एग्जाम जानते हैं सभी के लिए है। इसके अलावा सारे के सारे रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम जैसे कि आरबीआई, नबार्ड, सिडबी, इन सभी के लिए भी ये करंट अफेयर्स यूजफुल रहने वाले हैं। और आप लोगों की जो एग्जामिनेशन है वो जून एंड या जुलाई में होना है, तो बिल्कुल ये करंट अफेयर्स आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। क्लियर। अच्छा, कुछ दिनों तक हम इसी तरीके से शॉर्ट स्क्रीन में पढ़ाई करेंगे, उसके बाद वापस से हम अपने बोर्ड पर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। क्लियर है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम। इस पर्टिकुलर वीक में हमने क्या क्या सेलिब्रेट किया। एक छोटी सी लिस्ट है, केवल यही इंपॉर्टेंट डेज हैं जो इस हफ्ते हमने सेलिब्रेट किए हैं। सबसे पहले 7 अप्रैल इम्पॉर्टेंट डे था, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ था। इसलिए हम 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं, जिसकी थीम क्या है, माई हेल्थ माई राइट्स। इसकी थीम आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे हमने सेलिब्रेट किया। इसकी थीम होम्यो परिवार, वन हेल्थ वन फैमिली मिल जाएगा। नेक्स्ट, कस्तूरबा गांधी जी का बर्थडे। तो यहाँ पर 2003 से हम 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे सेलिब्रेट करते हैं, बिकॉज ये बर्थ एनिवर्सरी होती है कस्तूरबा गांधी की। एंड लास्ट में आता है 12 अप्रैल। 12 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेलिब्रेट किया जाता है। रीजन ये है कि 12 अप्रैल 1961 में सोवियत यूनियन के सिटीजन यूरी गैगरिन फर्स्ट ह्यूमन थे जो स्पेस में गए थे। तो इसी दिन की एनिवर्सरी को बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है एज अ इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। क्लियर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे जो हमने डिस्कस किए। चलिए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज़ में है। जो भी पर्सन न्यूज़ में है उनको हम क्विक रिवाइज करेंगे, जिससे आपको सारे के सारे पर्सन, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर से हो, पब्लिक डिपार्टमेंट से हो, सबके बारे में इंफॉर्मेशन आपका हो जाए। क्लियर। तो पहले पर्सन है मनोज पांडा, अपॉइंटेड मेंबर ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन। 16th फाइनेंस कमीशन के मेंबर, वो भी फुल टाइम मेंबर अपॉइंट किया गया है मनोज पांडा को। और इन्होंने किसे रिप्लेस किया है, आंसर हो जाएगा निरंजन राज अध्यक्ष को। इन्होंने एक्चुअली 16th फाइनेंस कमीशन से रेजिग्नेशन दे दिया था, रिजाइन कर दिया था। ठीक है। अब इनके टेन्योर के बारे में बात करते हैं, तो इनका टेन्योर 31 अक्टूबर 2025 या फिर जब तक ये लोग अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं तब तक रहने वाला है। 16th फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने किया था 31 दिसंबर 2023 में। यूजिंग द आर्टिकल 280 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 16th फाइनेंस कमीशन को बनाया था। अब ये जो फाइनेंस कमीशन है, अभी हमारे देश में जो भी हम टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल, तो अभी जो भी हमारा रिकमेंडेशन हम मान रहे हैं वो 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन को माना जा रहा है। और 2025 तक अगर आप देखेंगे तो हम 16th फाइनेंस कमीशन की ही रिकमेंडेशन को मानने वाले हैं। एंड आपका जो 15th नंबर का फाइनेंस कमीशन है वो कौन सा है, एनके सिंह है। तो अभी हमारे देश में किस फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन चल रही है, आंसर हो जाएगा 15th फाइनेंस कमीशन, जिसको चेयर कर रहे हैं एनके सिंह। मूव करते हैं 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन के बारे में। कौन है चेयरमैन, तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर अरविंद पनगड़िया है, जो कि फॉर्मर वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग रहे हैं। क्लियर है। इनकी जो रिकमेंडेशन है वो 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2032 तक एप्लीकेबल रहेंगी हमारे कंट्री में। ओके। नेक्स्ट है सिक्योरिटी एपेलेट ट्रिब्यूनल। सिक्योरिटी एपेलेट ट्रिब्यूनल जो होता है,
इनका काम क्या होता है, जो भी आपकी रेगुलेटरी बॉडी जैसे कि सेबी है या फिर आपका इरडई है, इनकी जो भी ऑर्डर ये पास करते हैं, जो भी सर्कुलर पास करते हैं, उसके अगेंस्ट अगर आपको कोई कंप्लेंट है तो इन्हें सुनने का काम सिक्योरिटी एपेलेट ट्रिब्यूनल करता है। इसमें जनरली आपको 3 मेंबर देखने को मिलते हैं, एक तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, एक जुडिशियल मेंबर होता है और एक टेक्निकल मेंबर होता है। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी एपेलेट ट्रिब्यूनल के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को अपॉइंट किया है और वो बन गए हैं जस्टिस PS दिनेश कुमार। जस्टिस PS दिनेश कुमार फॉर द पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, 4 सालों के लिए इनकी अपॉइंटमेंट की गई है। नेक्स्ट है जस्टिस धीरज भटनागर और इन्हें अपॉइंट किया गया है टेक्निकल मेंबर। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं कैसे अपॉइंटमेंट होता है। तो सिक्योरिटी एपेलेट ट्रिब्यूनल एक स्टैच्यूटरी बॉडी है जिसका फॉर्मेशन सेबी एक्ट 1992 के सेक्शन नंबर 15K से हुआ था। ठीक है, ये क्या करती है? इट हियर एंड डिस्पोजेस ऑफ अपील अगेंस्ट द ऑर्डर पास्ड बाय सेबी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसकी जो बेंच है वो कहाँ पर है? मुंबई में है। मुंबई में इसको बेंच आपको देखने को मिल जाएगी। क्लियर? चलिए, अगले पर्सन जो न्यूज़ में है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, नाम है बिल्किश मीर और ये जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करती हैं। इसके अलावा इन्हें क्वीन ऑफ वाटर स्पोर्ट भी कहा जाता है, मतलब इनका रिलेशन वाटर स्पोर्ट से है, काइकिंग एंड कैनोइंग से। बिल्किश मीर फर्स्ट इंडियन वीमेन जूरी मेंबर एट द पेरिस ओलंपिक्स। तो अपकमिंग जो पेरिस ओलंपिक होने वाले हैं उसके जूरी मेंबर अपॉइंट हुई हैं बिल्किश मीर और फर्स्ट इंडियन वीमेन है। इसके पहले इन्होंने जो 19th नंबर के एशियन गेम्स हुए थे होंगजाऊ चाइना में, उसमें भी जूरी मेंबर रह चुकी हैं। डन। अब ये नाम भी इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। हम बात कर रहे हैं वेट लिफ्टर, वेट लिफ्टर विद्या रानी देवी के बारे में। तो विद्या रानी देवी ने रिसेंटली ब्रोंज मेडल जीता है इन द IWF वर्ल्ड कप। IWF वर्ल्ड कप फुकेट थाईलैंड में हुआ था और यहाँ पर हमारी कंट्री से 2 वेट लिफ्टर ने पार्टिसिपेट किया था। उनमें से एक है विद्या रानी देवी जिन्होंने 55 kg इवेंट में ब्रोंज मेडल हासिल किया है। सेकेंड जो पर्सन इस टूर्नामेंट में शामिल हुई थी वो मीराबाई चानू है। मीराबाई चानू को सिल्वर, गोल्ड या ब्रोंज मेडल तो नहीं मिला, उनकी पोजीशन 14th प्लेस पे आपको देखने 12th प्लेस पे आपको उनकी पोजीशन देखने को मिलेगी। किसकी? मीराबाई चानू की। और मीराबाई चानू भी वेट लिफ्टर है और एकमात्र ऐसी वेट लिफ्टर हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है जो क्वालिफाई हुई है पेरिस ओलंपिक्स के लिए। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। डन। चलिए, अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं। मनीष शाह इलेक्टेड एज ए चेयरमैन ऑफ NCDFI, मतलब नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन इलेक्ट हुए हैं मनीष शाह। अब ये जो आपका नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया है, इसका फॉर्मेशन आप देखेंगे 1970 में हुआ था और ये हमारे देश में डेयरी कोऑपरेटिव जो रजिस्टर्ड डेयरी कोऑपरेटिव्स है ना, उसका एक एपेक्स बॉडी होता है, NCDFI। डन। अब यहाँ पे अगली जो पर्सन है ये भी एक इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट है और इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों ने अगर एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ा बहुत भी सुना होगा तो हमारे पूरे वर्ल्ड में एक 1992 में अर्थ समिट हुआ था। 1992 में एक अर्थ समिट हुआ था रियो de जेनेरियो में और वहाँ पर एक कन्वेंशन पास किया गया था कि हमें अपने बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है, जिसको हम CBD मतलब कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। तो इसी CBD की एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अपॉइंट हुई है, नाम है एस्ट्रिड शोमेकर। ये एस्ट्रिड शोमेकर है और ये फर्स्ट पर्सन है जर्मनी से, ये फर्स्ट पर्सन है जर्मनी से जो कि CBD की एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अपॉइंट की गई है। डन। नेक्स्ट पर्सन के बारे में बात करते हैं जिन्हें अपॉइंट किया गया है IG इन स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। जो प्राइम मिनिस्टर और उनकी फैमिली को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, उसको ही हम SPG कमांडो या SPG ग्रुप कहते हैं, मतलब स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। इसके IG इंस्पेक्टर जनरल लव कुमार को अपॉइंट किया गया है फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, 2 सालों के लिए ये अपॉइंटमेंट हुई है। एंड इसे नोटिफाई किसने किया है? तो नोटिफाई किया है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने। SPG का फॉर्मेशन 1985 में हुआ था, मतलब आप कह सकते हैं एक तरीके से इंदिरा गांधी जी की डेथ के समय या उनके बाद, डेथ के बाद बेसिकली SPG का फॉर्मेशन किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे विप्रो। विप्रो के CEO एंड MD थे थीरी डेलापोर्टे और इन्होंने रिसेंटली रेजिग्नेशन दे दिया। उनके रेजिग्नेशन देने के बाद ये पोजीशन खाली हो गई, तो रिसेंटली श्रीनिवास पालिया इन्हें विप्रो का CEO एंड MD अपॉइंट किया गया है। ठीक है।
अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं विप्रो के बारे में, तो 1945 में विप्रो का फॉर्मेशन हुआ था और बेंगलुरु कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूजीलैंड से बिलोंग करती हैं और इनका रिलेशन शॉर्ट पुट से है, शॉर्ट पुट से इनका रिलेशन है और ये 2 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं इन 2008 एंड 2012। नाम बात कर रहे हैं हम यहाँ पे ओलंपिक चैंपियन बेलरी एडम के बारे में और इन्हें रिसेंटली ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है फॉर TCS वर्ल्ड 10 के मैराथन के लिए, जो कि बेंगलुरु में होगी 28 अप्रैल को। डन। नेक्स्ट पर्सन है सुमित नगाल। अच्छा, सुमित नगाल किस स्पोर्ट से है, तो आंसर आपको पता होना चाहिए, ये इंडिया के नंबर 1 टेनिस प्लेयर की कैटेगरी में आते हैं और आफ्टर 42 ईयर्स ये फर्स्ट इंडियन प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने मॉन्टे कार्लो मास्टर सिंगल मैन ड्रॉ में पार्टिसिपेट किया। ये जो मॉन्टे कार्लो मास्टर इवेंट है ये फ्रांस में होता है और इसे क्ले कोर्ट में खेला जाता है। ठीक है, इसे क्ले कोर्ट में बेसिकली खेला जाता है और 42 ईयर्स के बाद ये फर्स्ट इंडियन है। अगर ओवरऑल देखेंगे तो ये 3rd नंबर के इंडियन है जो कि मॉन्टे कार्लो इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके पहले आप देखेंगे विजय अमृतराज ने 1977 में और रमेश कृष्णन ने 1982 में यहाँ पर अपीयर हुए थे मेन ड्रॉ में। ठीक है, अगले पर्सन है हरिंदर सिंह और हरिंदर सिंह को नेशनल वीमेंस हॉकी कोच अपॉइंट किया गया है। कब तक के लिए, जो 2028 में लॉस एंजलिस में ओलंपिक्स गेम होंगे ना, तब तक के लिए इन्हें हमारी सीनियर वीमेंस हॉकी टीम का, नेशनल टीम का कोच अपॉइंट किया गया है। इनको दौड़ना चार अवार्ड जो कि कोच को दिया जाता है, तो इन्हें दौड़ना चार अवार्ड भी दिया जा चुका है। हॉकी प्लेयर भी रह चुके हैं। नेक्स्ट पर्सन के बारे में बात करते हैं जिनका नाम है जयराज सनमुगम। जयराज सनमुगम को ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशनल हेड अपॉइंट किया है बाय द एयर इंडिया। इनको काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है एयरलाइंस सेक्टर में और इनका टेन्योर 15 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो जयराज सनमुगम का नाम आप याद रखिए। नेक्स्ट पर्सन, कोई ऐसे पर्सन जिन्होंने कोई बहुत खास डिस्कवरी की हो, नोबेल प्राइज मिला हो और इंडिया से भी थोड़ा बहुत रिलेशन रखते हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं पीटर हिग्स के बारे में। पीटर हिग्स, ही पास्ड अवे रिसेंटली। इन्हें 2013 में नोबेल प्राइज मिला था इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। क्यों मिला था, क्योंकि इन्होंने गॉड्स पार्टिकल की डिस्कवरी की थी। गॉड्स पार्टिकल से पता लगाया था कि आफ्टर बिग बैंग थ्योरी किस तरीके से यूनिवर्स क्रिएट हुआ। इन गॉड पार्टिकल को हम हिग्स बोसॉन पार्टिकल के नाम से जानते हैं। तो हिग्स नाम आता है पीटर हिग्स से और बोसॉन नाम आता है सत्येंद्र नाथ बोस से, जो कि एक इंडियन साइंटिस्ट है। क्लियर, इस तरीके से ये कनेक्शन एक इंडिया से फ्रेम होता है, तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट पर्सन हो जाते हैं। नेक्स्ट पर्सन है इंडियाज जगजीत पवादिया, was re-elected for the 3rd term for 5 years from 2025 to 2030 to the इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड। तो इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड में 3rd टाइम 5 ईयर के लिए अपॉइंट हुई हैं कौन, जगजीत पवादिया। अच्छा, हम अगर बात करें इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड के बारे में, तो इसका फॉर्मेशन 1968 में हुआ था। करेक्ट, इसमें 13 मेंबर्स होते हैं और उनमें से ही एक मेंबर आपको वापस से देखने को मिलेंगे, जगजीत पवादिया। डन। चलिए अब बात कर लेते हैं कांस फिल्म फेस्टिवल के बारे में, जो कि मई मंथ में होने वाला है 2024 में। 77th एडिशन होगा ये कांस फिल्म फेस्टिवल का और इस फेस्टिवल में जो सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है वो होता है पाल्म डियोर अवार्ड। ठीक है, 1955 से ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। अब इसके लिए चुना गया है स्टार वॉर के डायरेक्टर जॉर्ज लुकास को। तो जॉर्ज लुकास को पाल्म डियोर अवार्ड दिया जाएगा 25 मई को। हम वापस से जब कांस फिल्म फेस्टिवल अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तो हम वापस से इनको एक बार डिस्कस करेंगे। चलिए अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं। नाम है जो नोवाक जोकोविच। ये नोवाक जोकोविच है और हम सभी को पता है सर्बिया के फेमस एंड प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है एंड ए वर्ल्ड नंबर 1, ओल्डेस्ट वर्ल्ड नंबर 1 ATP रैंकर बन गए हैं। इनकी एज आप देखेंगे 36 ईयर एंड 321 डेज है। इन्होंने किसे ओवरटेक किया है, तो इन्होंने ओवरटेक किया है रोजर फेडरल को, जिनकी एज 36 ईयर एंड 320 डेज है। तो ओल्डेस्ट वर्ल्ड नंबर 1 कौन बन चुके हैं, आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच बन चुके हैं। अगर हम वीमेंस कैटेगरी में वर्ल्ड नंबर 1 देखेंगे तो कौन है, ईगा स्वितेक है, जो कि पोलैंड की प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर आपको मिल जाएंगी। डन।
लास्ट पर्सन के बारे में बात करते हैं, नाम है पीटर पेलेग्रिनी एंड बिकम्स स्लोवाकिया 6th प्रेसिडेंट। आप देखेंगे यूरोपियन कॉन्टिनेंट में एक कंट्री मिलती है विच इज स्लोवाकिया। स्लोवाकिया पार्ट है सेंजांग एरिया का और यूरोपियन यूनियन का भी मेंबर नेशन है स्लोवाकिया। इसके 6 नंबर के प्रेसिडेंट बन गए हैं पीटर पेलेग्रिनी। तो पीटर पेलेग्रिनी का नाम आपको याद रखना है क्योंकि अभी यूरोपियन यूनियन काफी न्यूज में है। ओके, डन। तो इस तरीके से सारे के सारे इंपॉर्टेंट पर्सन जो इस पर्टिकुलर वीक में थे उनको हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे बैंकिंग न्यूज़ पे, उसके बाद हम क्विज पे चर्चा करेंगे। उसके पहले मैं पीडीएफ के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। ठीक है, तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ऑलिव वुड के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। और ऑलिव वुड के एप्लीकेशन को डाउनलोड जब आप करेंगे तो यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, जो आज हम वीकली सेशन ले रहे हैं वो, मंथली कंपाइलेशन और मंथली मैगजीन, आपको सभी कुछ ऑलिव वुड के एप्लीकेशन पे अवेलेबल होगा। आप उसे ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। जनवरी, फरवरी और मार्च मंथ की जो मैगजीन है करंट अफेयर्स की, वो ऑलरेडी अपलोडेड है ऑलिव वुड के एप्लीकेशन में। आप यहाँ पर हमारा जो जीए बंडल कोर्स या फिर यूट्यूब बंडल कोर्स है ना, पीडीएफ कोर्स, आप उसको परचेस कर सकते हैं। इसमें आपको 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, तो जिससे आपको सारी की सारी मैगजीन और सारी पीडीएफ, इसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम की पीडीएफ, पीआईबी पीडीएफ, सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। आप इजीली उनको डाउनलोड कर पाएंगे। अब एप्लीकेशन को डाउनलोड करने से एक और फ़ायदा होता है। वो फ़ायदा क्या होता है, वो ये होता है कि कोई अपकमिंग बैचेस हैं उनकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। फॉर एग्जांपल, हमने सेवी ग्रेड ए एग्जामिनेशन के लिए फुल कोर्स लॉन्च किया है फॉर फेज़ 1 एंड फेज़ 2। इसके अलावा जब आप ऑलिवुड के एप्लीकेशन को ओपन करते हैं ना, तो जो भी एक्सक्लूसिव ऑफर चल रहे हैं, 40% ऑफ, 30% ऑफ, तो वो सारी वहाँ पे पॉपअप होते हैं, तो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो आपको कोर्स बाय करने में आसानी होगी। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं बैंकिंग न्यूज़ पे। इसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप लोग भी इन सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक को शेयर करेंगे, और पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री ग्रोथ इन FY24। तो रिसेंटली जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ने यहाँ पर एक डेटा रिलीज किया और इसमें बताया कि FY24 में अलग अलग इंश्योरेंस सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में कितनी ग्रोथ रजिस्टर की गई, वो सारा पैरामीटर, वो सारा डेटा इन्होंने यहाँ पे पब्लिश किया है। क्या कहा है इसमें देखेंगे। सबसे पहले है नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर। तो नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में जो ग्रोथ देखी गई है वो 17.78% इंक्रीज हुई है। नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर क्या होते हैं, जिसमें आप होम लोन लेते हैं या आपने अपने बाइक का लोन करा लिया, क्रॉप का लोन होता है, ये सभी आपके नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर होते हैं, जिसमें ग्रोथ FY24 में कितनी हुई है, तो आंसर हो जाएगा 12.78% की ग्रोथ आपको यहाँ पर देखने को मिली है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 2.89 ट्रिलियन रुपीज़। हमारा टारगेट तो 3 ट्रिलियन रुपीज़ का था, बिकॉज ऑफ, आप बोलेंगे कि उतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हुआ या फिर क्रॉप इंश्योरेंस सेगमेंट उतना ज़्यादा काम नहीं किया, जिसके कारण हम 3 ट्रिलियन मार्क को अचीव नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी आप देखेंगे ग्रोथ हुई है, 12.78% की है। और यहाँ पे जो टोटल कलेक्शन या टोटल हमने मतलब इंश्योरेंस बेचा है वो 2.89 ट्रिलियन रुपीज़ का है। अब यहाँ पे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की भी बात हुई कि पब्लिक सेक्टर में जनरल इंश्योरेंस इंक्रीज हुआ है बाय 8.99% और प्राइवेट सेक्टर में ये ग्रोथ ज़्यादा है, विच इज़ 17.53% आपको देखने को मिलेगा, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.55 ट्रिलियन रुपीज़। अब सबसे अच्छा इंश्योरेंस या जिसमें आप कह सकते हैं कि लीडिंग कंपनी इंश्योरेंस सेक्टर में, जनरल इंश्योरेंस में कौन सी चल रही है, तो आप देखेंगे न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी है फर्स्ट, सेकेंड नंबर पे है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस एंड थर्ड नंबर पे बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस देखने को मिलेगा। डन। अब यहाँ पे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के बारे में बात हो रही है, तो इन्होंने रिसेंटली पार्टनरशिप भी की है पॉलिसी बाजार से अपने बिजनेस को, अपने इंश्योरेंस सर्विसेज को एक्सपांड करने के लिए। तो पॉलिसी बाजार के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, तो इनके जो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के जो सारे प्रोडक्ट है वो पॉलिसी बाजार में दिखेंगे, जिसके कारण इनका मार्केट इंक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट है फोन पे, पार्टनर विद ई सेवा एंड HAN पोखरा टू प्रमोट यूपीआई इन नेपाल। देखिएगा, फोन पे ने रिसेंटली पार्टनरशिप की है नेपाल के डिजिटल वॉलेट सर्विस से। नेपाल का डिजिटल वॉलेट सर्विस का नाम है ई सेवा। इसके अलावा होटल एसोसिएशन ऑफ नेपाल पोखरा, रिसेंटली हमने पोखरा के बारे में बात की थी कि पोखरा को नेपाल का टूरिज्म कैपिटल भी डिक्लेयर किया है।
तो यहाँ पे जो होटल एसोसिएशन ऑफ नेपाल है उनके साथ भी एक एग्रीमेंट साइन किया है और ये लोग डिजिटल ट्रांजेक्शन यूजिंग द यूपीआई प्रमोट करेंगे। बेसिकली अभी जो फेवा न्यू ईयर फेस्टिवल हो रहा है 11th ऑफ अप्रैल टू 14th ऑफ अप्रैल, इसमें एक पार्टनर की तरह ये काम करने वाले हैं और डिजिटल पेमेंट और यूपीआई सर्विस को ये प्रमोट करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया के स्टॉक मार्केट के बारे में कि FY24 में क्या ग्रोथ हुई है। ठीक है, एक रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश की गई है। किसने पब्लिश की है? तो क्रिस्टल गेज 2025 इसे रिपोर्ट को पब्लिश किया गया। टाइटल है रिकैप 2024। टाइटल क्या है? रिकैप 2024 है। इसमें बताया गया कि इंडिया 5th नंबर पर आता है पूरे वर्ल्ड में स्टॉक मार्केट में। ठीक है, तो इंडियाज मार्केट कैप इज करेंटली द 5th लार्जेस्ट ग्लोबली, अप्रोक्सीमेटली $4.5 ट्रिलियन। हमारा टारगेट है कि हम इसे $10 ट्रिलियन करेंगे बाय द 2030। ये हमारा टारगेट है। क्लियर है? और बोला गया इस रिपोर्ट में कि 2027 तक इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने टॉप 5 कंट्रीज के बारे में बात की है मार्केट कैप के अकॉर्डिंगली। तो इंडिया तो 5th पोजीशन पे है। टॉप 3 आप देख सकते हैं यूएसए, चाइना और जापान आपको मिल जाएगा। इसके अलावा इन्होंने कुछ सेक्टर भी आइडेंटिफाई किए हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट ग्रोथ हो रही है, जैसे कि बैटरी एनर्जी एंड स्टोरेज सोल्यूशन है, ग्रीन हाइड्रोजन, बायोटेक, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक्स एंड आपका सेमीकंडक्टर चिप एंड मैन्युफैक्चरिंग असेंबली। तो इन्होंने कुछ एरियाज भी आइडेंटिफाई किए जिसमें आपको ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा को देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे मुद्रा लोन के बारे में, प्रधानमंत्री मुद्रा स्कीम या मुद्रा लोन। तो इसमें बताया गया कि FY24 में हमने 5 लाख करोड़ 5 लाख करोड़ रुपीस के मुद्रा लोन को डिस्ट्रीब्यूट किया है और यहाँ पे 70% आप देखेंगे बेनिफिशरीज जो हैं वो वीमेंस है। ठीक है, वीमेंस यहाँ पे 70% बेनिफिशरीज देखने को मिलेंगी। तो बेसिकली मुद्रा का मतलब होता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, और इस योजना में बेसिकली जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, उनको लोन प्रोवाइड किया जाता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस स्कीम को 2015 में लॉन्च किया गया था और अप टू 10 लाख रुपीस तक का लोन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो इसमें कहा गया कि FY24 में हमने कितना लोन बांटा है, तो हमने यहाँ पे लोन बांटा है आप देखेंगे 5 लाख करोड़ रुपीस का। ठीक है, अब यहाँ पे आप मुद्रा लोन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि लोन अमाउंट कितना है। तो मैक्सिमम मैंने बताया कि 10 लाख रुपीस होता है। फिर इसमें 3 क्राइटेरिया होते हैं, शिशु, किशोर एंड तरुण। मतलब अगर आप 50,000 रुपीज तक का लोन ले रहे हैं तो वो शिशु कैटेगरी होगा। अगर आप 50,000 से लेकर 5 लाख रुपीज तक का लोन लेते हैं तो वो आपका किशोर होगा। और अगर आप 5 लाख से अप टू 10 लाख रुपीज तक का लोन लेते हैं तो वो तरुण कैटेगरी आती है। ठीक है, नेक्स्ट है महिंद्रा एरो स्ट्रक्चर साइन $100 मिलियन डील विद एयरबस अटलांटिक फॉर द कंपोनेंट प्रोडक्शन। तो रिसेंटली मैं आपको बता दूं कि महिंद्रा एरो स्ट्रक्चर ने $100 मिलियन की डील साइन की है एयरबस के साथ। और एयरबस जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट फैमिली है, उनकी जो अपकमिंग फैमिली मतलब A320 जो एयरक्राफ्ट हैं उसके लिए पार्ट मैन्युफैक्चर करने का काम, कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करने का काम महिंद्रा एरो स्ट्रक्चर करेगा। और यहाँ पे 2300 वैरायटी ऑफ मेटेलिक कंपोनेंट को रेडी करेगा महिंद्रा एरो स्ट्रक्चर। क्लियर? नेक्स्ट, सिडबी पार्टनर विद द कर्मा लाइफ टू ऑफर माइक्रो लोन फॉर द गिग वर्कर्स। तो रिसेंटली स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया विच इज सिडबी ने यहाँ पर कर्मा लाइफ बेसिकली अगर बोला जाए तो जो फिनटेक कंपनी है, नाम है अनियन लाइफ प्राइवेट लिमिटेड, उसकी ही एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, नाम है कर्मा लाइफ। इसके साथ एक पार्टनरशिप की है और इन लोग मिलके जो स्मॉल लोन्स है, माइक्रो लोन्स है, वो गिग वर्कर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेंगे। बेसिकली गिग वर्कर्स को एक इकोनॉमिक या फाइनेंशियल इंक्लूजन या फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ये एग्रीमेंट साइन किया गया है। सिडबी के चेयरमैन कौन मिल जाएंगे? तो आपको मिल जाएंगे एस रमन्ना। ठीक है, नेक्स्ट है यूनियन बैंक रेजेस 42,000 crore rupees from DIFC to fund overseas business growth। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रोक्सीमेटली $500 मिलियन रुपीस फंड रेज किए हैं और ये अपने ब्रांचेस को, अपने बिजनेस को ओवरसीज मतलब अदर कंट्रीज में एक्सपांड करना चाहता है, इसलिए इस फंड को रेज किया गया है। अब ये फंड कौन अरेंज करेगा? तो दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर और दुबई में जो ब्रांचेज हैं वो इस लोन को या इस फंड को जनरेट करने का काम करेंगी। और यूनियन बैंक का इस तरीके का ये पहला फंड है जो इसने सिंडिकेट लोन उठाया है।
सिंडिकेट लोन क्या होता है? तो सिंडिकेट लोन में ग्रुप ऑफ लेंडर्स होते हैं, काफ़ी सारे बड़े-बड़े इन्वेस्टर या लेंडर या बैंक्स होते हैं जो कि लोन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है FY25 के लिए आरबीआई ने बैंक की लिस्ट जारी की है। एक लिस्ट बताइए कि कौन सा बैंक कितने अमाउंट में सिल्वर एंड कितने अमाउंट में गोल्ड को इंपोर्ट कर सकता है। तो यहाँ पर बैंक ने परमिशन किन किन बैंक्स को दी है वो हम देख सकते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गोल्ड और सिल्वर को इंपोर्ट करने की परमिशन कितने बैंक्स को दी है आरबीआई ने, या केवल सिल्वर को इंपोर्ट करने की परमिशन कितने बैंक्स को दी है, या फिर केवल गोल्ड को इंपोर्ट करने की परमिशन कितने बैंक्स को दी है। तो क्वेश्चन कैसा भी फ्रेम किया जा सकता है। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपडेट की है लिस्ट ऑफ बैंक्स authorized by the Reserve Bank of India to import gold and silver during the financial year 2024-25। इसमें आपको टोटल 11 बैंक्स मिलेंगे जो कि गोल्ड और सिल्वर को इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये कब से शुरू हो जाएगा? 1 अप्रैल 2024 से ये स्टार्ट हुआ है। इसके अलावा केवल आपको 3 बैंक्स ऐसे मिलेंगे जो इंपोर्ट कर सकते हैं ओनली गोल्ड, मतलब सिल्वर को इंपोर्ट नहीं करेंगे, केवल एक गोल्ड को इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, इनकी वैलिडिटी कब तक होगी? 31 मार्च 2025 तक होगी। तो केवल वो 3 बैंक्स कौन से हैं जो गोल्ड को इंपोर्ट करेंगे? तो आंसर हो जाएगा इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि हमारा जो गोल्ड इंपोर्ट है वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अप्रैल से फरवरी फिजिकल ईयर में हमारा गोल्ड इंपोर्ट इंक्रीज हुआ है 38.76% से, विच इज अप्रोक्सीमेटली $44 बिलियन। ये हमारा गोल्ड इंपोर्ट रहा है कब से कब तक? अप्रैल से लेकर फरवरी तक। नेक्स्ट है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। जैसे कि यूरोपियन यूनियन होता है और यूरोपियन यूनियन आपस में यूरो करेंसी का इस्तेमाल करके आपस में ट्रेडिंग करते हैं, अपनी पॉलिसीज डिसाइड करते हैं। वैसे ही यहाँ पर एक और 5 कंट्रीज का एक ग्रुप है, नाम है जहाँ पे रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अर्मेनिया और बेलारूस। तो इन 5 कंट्रीज का एक ग्रुप आपको देखने को मिलेगा सिमिलर टू द यूरोपियन यूनियन। ये एक कॉमन मार्केट को शेयर करते हैं जिसका नाम है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, और इसी यूनियन के साथ इंडिया का नेगोशिएशन चल रहा है फॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। बात समझ में आ गई है? ठीक है, अब यहाँ पे ये जो ग्रुप है इसका फॉर्मेशन 2014 में कजाकिस्तान में हुआ था। 5 कंट्रीज हैं, अर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और रशिया आपको देखने को मिलेगा। इंडिया रशिया के साथ सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग करने का काम करता है। ठीक है, डन। तो ये हमारे कुछ बैंकिंग न्यूज़ थे जो इस पूरे वीक में आपको न्यूज़ में देखने को मिली। ओके, चलिए अब बात करते हैं कुछ एमसीक्यूज के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हैज़ डिसाइडेड टू कीप द रेपो रेट अनचेंज। रेपो रेट हमने 6.5% ही रखा है। अब यहाँ पे सीपीआई इन्फ्लेशन की बात की गई है 2024-25 के लिए। तो सीपीआई इन्फ्लेशन कितना होगा? आंसर हो जाएगा 4.5% सीपीआई इन्फ्लेशन डिसाइड किया है, मतलब इतना एक्सपेक्टेड है। डन। नेक्स्ट है which of the following has been designated as the nodal center for the space science and technology awareness training START program। हमने कुछ समय पहले स्टार्ट प्रोग्राम की बात की थी और ये प्रोग्राम इसरो का एक प्रोग्राम है। इसके लिए नोडल डिपार्टमेंट या एजेंसी क्या डिसाइड की गई है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी। ठीक है, चलो अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि रिसेंटली एक वर्चुअल वर्कशॉप हुई थी और वर्चुअल वर्कशॉप में एक्सपेरिमेंटल लाइसेंस मॉड्यूल फॉर 100 5G लैब्स डिस्ट्रीब्यूट करने की बात की है। किस आईआईटी में ये वर्चुअल वर्कशॉप हुई थी ऑन 5G? सो आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Which fintech firm has partnered with Nepal's digital wallet service eSeva and the Hotel Association of Nepal Pokhara to promote digital payment through the UPI? तो यूपीआई से पेमेंट को प्रमोट करने के लिए नेपाल के जो फिनटेक फर्म है ई सेवा, जिनका वॉलेट है, उसके साथ एग्रीमेंट किसने किया है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे फोन पे, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। डन। नेक्स्ट है in April 2024, which insurance company has partnered with the Policy Bazaar to offer insurance product? तो पॉलिसी बाजार के साथ यहाँ पे एग्रीमेंट किसने किया है? आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड ने किया है, जिससे अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सके, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री, या इसको हम नॉन लाइफ जनरल इंश्योरेंस भी बोल सकते हैं क्योंकि जनरल इंश्योरेंस आपको लाइफ कवरेज तो देता नहीं है। इस इंडस्ट्री में कितना ग्रोथ देखा गया है इन FY24? सो आंसर हो जाएगा 12.78% का आपको ग्रोथ यहाँ पर देखा गया है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
आई कैन कोच बुक के ऑथर कौन है? रिसेंटली इस बुक को लॉन्च किया गया है एंड बुक के ऑथर है सिद्धार्थ राजशेखर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर बात हो रही है इंडियाज फर्स्ट होम ग्राउंड जीन थेरेपी फॉर कैंसर के लिए। पहला स्टेटमेंट है कि इस थेरेपी का नाम CAR-T सेल थेरेपी है एंड इट वाज लॉन्च एट IIT बॉम्बे। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि ये वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव CAR-T सेल थेरेपी है एंड थर्ड स्टेटमेंट है कि ये थेरेपी डेवलप की है विद द कोलैबोरेशन ऑफ IIT बॉम्बे एंड टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल एंड इंडस्ट्रियल पार्टनर इम्यूनो ACT। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? तो पहला तो सही है, लेकिन ये अफोर्डेबल है ना कि एक्सपेंसिव है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत कर दीजिए और थर्ड स्टेटमेंट भी हो जाता है सही। तो ऑप्शन डी 1 और 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, जिसका मेंबर आपको इंडिया भी देखने को मिलेगा। ओके, will host the first clean economic investor forum in which country on 5th of June to 6th of June? तो आंसर हो जाएगा सिंगापुर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इंडिया विल स्टॉप इम्पोर्टिंग यूरिया बाय द एंड ऑफ, तो 2025 तक हम यूरिया का इम्पोर्ट करना बंद कर देंगे, ऐसा हमें मनसुख मंडाविया ने बताया है। ठीक है, नेक्स्ट है who has become the first Indian to be appointed as a jury member at the 33rd Summer Olympics 2024 to be held in Paris? तो जूरी मेंबर कौन बन गई हैं? तो ये बन गई हैं आपकी क्वीन ऑफ वाटर स्पोर्ट, जिनको हम क्या कहते हैं, नाम है इनका बिल्किश मीर। परिवर्तन चिंतन अ लीडिंग ट्राई सर्विस कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? तो परिवर्तन चिंतन को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कहाँ पर? न्यू दिल्ली में, और ये अपने तरीके की पहली आपको कॉन्फ्रेंस देखने को मिलेगी जिसमें तीनों सेवाएं ट्राई सर्विस पार्टिसिपेट करेंगी। नेक्स्ट है आकाश तीर एयर डिफेंस सिक्योरिटी सिस्टम फॉर इंडियन आर्मी, इसे किसने डेवलप किया है? तो आकाश तीर को डेवलप किया गया है BEL ने, मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। नेक्स्ट है which company has won 2 prestigious award at that 15th CIDC Vishkarma Award 2024 instituted by the Construction Industry Development Council? यहाँ पे 15th नंबर का CIDC अवार्ड किसे मिला है? तो आंसर हो जाएगा सतलज जल विद्युत निगम को ये अवार्ड दिया गया है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है IG इंस्पेक्टर जनरल स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो अभी हमने देखा था आज ही, लव कुमार इनका नाम है, तो लव कुमार इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बूथ राबता वेबसाइट, जिससे इलेक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है, इस वेबसाइट को किसने लॉन्च किया है? किस स्टेट गवर्नमेंट की ये वेबसाइट है? सो आंसर इज हो जाएगा पंजाब। डन। नेक्स्ट, India and Eurasian Economic Union recently held talk to formally start negotiation for free trade agreement. Which of the following country is not a part of EEU? So आंसर हो जाएगा यहाँ पे, देखो अर्मेनिया तो है, बेलारूस भी है, किर्गिस्तान भी है, लेकिन मंगोलिया नहीं है, तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। पीटर पेलेग्रिनी रिसेंटली बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? आज ही हमने देखा है यूरोप कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है जो कि यूरोपियन यूनियन का पार्ट भी है, सेंजांग एरिया का पार्ट भी आपको मिल जाएगा, आंसर हो जाएगा स्लोवाकिया। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ CEO एंड MD ऑफ विप्रो कंपनी, इंपॉर्टेंट कंपनी है, वन ऑफ द लार्जेस्ट IT फर्म आपको इंडिया में देखने को मिलेगी, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में ही है, और इसके MD एंड CEO कौन अपॉइंट हुए हैं? श्रीनिवास पालिया। ठीक है, नेक्स्ट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है, क्योंकि जब चाबहार पोर्ट न्यूज़ में था तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया था, और अभी हम बात कर रहे हैं सेकेंड ओवरसीज पोर्ट जिसको इंडिया ऑपरेट करेगा। तो इंडिया हैज़ एक्वायर्ड द राइट टू ऑपरेट द ओवरसीज सितवे पोर्ट इन विच कंट्री? तो ये आपको मिलेगा म्यांमार में। ठीक है, म्यांमार, ऑप्शन डी। Which Indian naval ship was awarded on the spot unit citation by the Chief of Naval Staff for successful conduct of anti-piracy operation? So anti-piracy operation को conduct करने के कारण INS शारदा को basically ये honor दिया गया है। Next है The Idea of Democracy, इस book के author कौन है? तो Idea of Democracy book लिखी है सेम पिथौरदा ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है TSAT-1A, ये टाटा ग्रुप का प्राइवेट अपना सैटेलाइट है, और फर्स्ट टाइम इन इंडिया किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने अपना पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया है। ठीक है, इसे स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से फ्लोरिडा
फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया है। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए। फुल टाइम मेंबर 16 फाइनेंस कमीशन का किसे अपॉइंट किया गया है? आंसर हो जाएगा मनोज पांडा को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फॉर विच मिशन इसरो टीम वॉज अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड? तो इसरो का एक मिशन था जिसका नाम है चंद्रयान 3 मिशन, उसके लिए ही इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए, अब ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाने लायक क्वेश्चन है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलने वाला है आपके जीडीपी से। तो लास्ट 3 मंथ जब आपका एग्जाम हो उसके पहले जितने भी जीडीपी फॉरकास्टिंग हुई है वो आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, अभी बात हो रही है एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। इन्होंने पहले 6.7% इंडिया की जीडीपी फॉरकास्ट की थी फॉर द पीरियड ऑफ 2024-25। नाउ इन्होंने डेटा को रिवाइज किया है और कहा है 24-25 में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 7% होगी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पीटर हिग्स who recently passed away receive a Nobel Prize in 2013 for which research? So आंसर हो जाएगा डिस्कवरी ऑफ गॉड पार्टिकल्स, जिनको हिग्स बोसॉन पार्टिकल्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द कोच ऑफ सीनियर वीमेंस नेशनल हॉकी टीम? तो आज ही हमने पढ़ा इनके बारे में, नाम है हरिंदर सिंह। नेक्स्ट है विच कंपनी हैज़ लॉन्च द न्यू वर्जन ऑफ गर्ल्स एम्पावरमेंट मिशन इन अप्रैल अंडर द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? तो आंसर हो जाएगा गर्ल्स एम्पावरमेंट मिशन लॉन्च किया है एनटीपीसी लिमिटेड ने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Which bank has partnered with the PayMart India Private Limited to introduce virtual ATM facility? तो वर्चुअल पेमेंट फैसिलिटी लॉन्च की है कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर बैंक के साथ पार्टनरशिप करके कश्मीर वैली में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे। यहाँ पर आपको ह्यूरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स के बारे में बात हुई है। आपको इस इंडेक्स के बारे में डिटेल में बताया था मैंने, टॉप 3 कंट्रीज भी बताई थी जैसे कि यूएसए है, फिर चाइना है और फिर इंडिया है आपका। इंडिया है यूनिकॉर्न के मामले में। तो उसके रिगार्डिंग आपको 5 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि करेक्ट कौन सा है। पहला कहता है कि इंडिया में 67 यूनिकॉर्न है। सेकंड कहता है कि इंडिया 3rd नंबर पर आता है। थर्ड स्टेटमेंट है कि टोटल नंबर ऑफ यूनिकॉर्न इन द वर्ल्ड 1453 है। यूएसए में 703 और चाइना में 340 यहाँ पर स्टार्टअप्स हैं। एंड ओपन एआई मोस्ट वैल्यूएबल यूनिकॉर्न है जिसकी वैल्यूएशन $220 बिलियन है। कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है आप हमें कमेंट में आंसर करेंगे अपने स्कोर के साथ। आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा, है ना, और आई थिंक आप समझ पाएंगे। कुछ दिनों तक हम इस शॉर्ट स्क्रीन में, छोटी सी स्क्रीन में डिस्कस करेंगे करेंट अफेयर्स। उसके बाद वापस से हम अपने डिजिटल बोर्ड पर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, लेकिन करेंट अफेयर्स आपका बिल्कुल नहीं रह जाएगा। सारे टॉपिक को, सारे हाईलाइट्स को, सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिटेल में आपके साथ मैं डिस्कस करूँगी डेली मॉर्निंग 7 AM पर। ओके, सो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।